मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सेट पढ़ने जा रहे हैं आज। सेट के बारे में, ये क्लास 11th का चैप्टर है सेट। ठीक है, तो अब हम लोग ये थ्रू आउट पूरे सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहीं से आपका शुरू हो जाएगा जेई मेन और एडवांस का कंसेप्ट। ये भी पता होना चाहिए आपका, बेसिक में ही ये चैप्टर आता है। ये भी चैप्टर जो सेट होता है वो रिलेशन, सेट एंड रिलेशन, दीज आर द बेसिक चैप्टर्स फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। ये सब जो चैप्टर्स हैं ये अपना एक, और सब चैप्टर तो ऐसे बेसिक ही है, लेकिन हम जो बात करें कि अगर फंडामेंटल्स में तो ये सेट में ही आता है। ठीक है, तो सेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेट आखिर आया क्या, इसका जरूरत कैसे पड़ा। ठीक है, चैप्टर में, सही बात है। तो सबसे पहले आपने नेचुरल्स नंबर पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, तो ऐसे बहुत सारे संख्याओं को, बहुत सारे जो आप खुद से निर्माण कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं, अच्छा सर आप नेचुरल नंबर बोल रहे हो ना, मैं 4, 6, 8, है ना, इस तरह से मैं निर्माण कर लूँगा। ठीक है, या कोई बच्चा बोलेगा कि हम 10 से 15, कोई बोलेगा 20 से 30, ऐसे संख्याओं को कलेक्ट करना है। उसको कैसे उसको कैसे एक सजावट के रूप में डालेंगे। जैसे सजावट वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज किए हैं कि जैसे आप देखिए कि जैसे आप घर में कैसे सामान को सजाते हैं, हर चीज़ को एक तरीके से रखते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रखने के लिए एक तरीका निर्माण किया गया, जिसको हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। अब फिर सेट में क्या करना, सेट को आखिर इसको लाया क्यों गया, कि जैसे बात बताइए कि जैसे कलेक्शन था, तो कलेक्शन था, या जो भी मैथमेटिक्स में टर्म, जो भी आप आम लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं, जो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को मैथमेटिक्स में कैसे कैसे हम इसको नाम देते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले सोचा जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। जिसका नाम था क्या? जॉर्ज कैंटर, GEORGE, जॉर्ज कैंटर, जिसका नाम, अरे यार, जॉर्ज कैंटर। तो कैंटर साहब ने सबसे पहले सेट के बारे में बोला था कि उन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, और देखिए, तो जब ये मैथमेटिक्स में आया तो इसका मतलब है कि उसको, जाहिर सी बात है कि किसी भी टर्म को आप जैसे मैथमेटिक्स में लाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट को, किसी डिफिनीशन को तो डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अब बेसिकली सेट पे आ रहे हैं। क्या कि जैसे कोई भी कलेक्शन को क्या नाम से दिया गया, सेट के नाम से दिया गया। किसी भी कलेक्शंस को उसको सेट कहा गया और उसका एक डिफिनीशन दिया गया कि ऐसा ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो उसको हम सेट कहेंगे। अब ऐसा ही क्यों कहा गया, क्योंकि ये आने वाले जो मैथमेटिकल टर्म थे इसके बेस पर अच्छी तरह से डिफाइन हो जा रहे थे, और एवं सभी जो भी आने वाले जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, टर्म है, उसको एक अच्छा रूप दे रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, एक सेट वर्ड का निर्माण हुआ जो कि कलेक्शन से पैदा होता है, पहली बात। ठीक है, अब हम लोग जैसे देखिएगा, सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन ये है कि सेट इज अ collection of well-defined distinct object, है ना। सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो, उसको हम लोग सेट कह रहे हैं। कहने का मतलब देखिएगा, और दो वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि वेल डिफाइंड क्यों कह रहा है, क्योंकि कलेक्शंस को वेल डिफाइंड, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये जब डिफिनीशन आ रहा है तो वो एक फिक्स डिफिनीशन होगा। और पहली बात यहां से याद रखिएगा कि डिफिनीशन पे कभी सवाल नहीं उठाइएगा आप, ठीक ना, क्योंकि डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन तो एक टर्म नया पैदा कर रहा है, उस पर आप डिफिनीशन पे, हाँ, डिफिनीशन के बारे में ये सोच सकते हैं कि ये कैसे सोचा होगा। जैसे हमने सोचा ना कि कैंटर्स ने आखिर कैसे ये डिफिनीशन लाया, क्यों लाया, ये हमने सोचा। ठीक है, कि ठीक है, कलेक्शन आया, संख्याओं को एकत्रित करने का तरीका बतलाया, एक कलेक्शन को एक अच्छे रूप देने के लिए, एक अच्छी सजावट देने के लिए सेट का निर्माण किया गया। तो
हमने इसके बारे में सोचा कि आखिर मैथमेटिशियन कैसे सोचा होगा। कल जाके आप इंजीनियर बनोगे, अभी एक नया है ना, नया डिजाइन तैयार करोगे, कोई कंपनी का, कोई बिल्डिंग का, कोई कंस्ट्रक्शन का, कोई ब्रिज का, है ना, कोई जैसे जो कंपनी में काम हो रहा है उसके डाटा का, डाटा एनालिस्ट कहते हैं उसको, डाटा एनालिस्ट। आप डाटा को एनालाइज करके उसको क्या करोगे, है ना, एक रूप दोगे। तो देखिए, तो ये ऐसा ही, इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स को जो अब 11th-12th में पढ़ते हैं, इसीलिए तो मैथमेटिक्स को 11th-12th में पढ़ाया जाता है, ताकि आपको यहाँ से एक इंजीनियर का खुद रूप दिया जाता है ना। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि IIT JEE मेन एंड एडवांस। IIT मतलब कहने का मतलब कि आपको जब ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये फील होगा कि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो, ठीक है। अब तत्काल हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। एक वर्ड यूज किया कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन को वो सेट कह रहा है, ठीक है। कब? यदि वो वेल डिफाइंड है और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। जैसे बात को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है, ये 1 2 3 एंड 4, और ये भी कोई सेट है 1 2 2 3 4। अब बताइए, तो जब एक ही ऑब्जेक्ट को 2 बार रिपीट कर रहे हो, ध्यान देना कि एक ही ऑब्जेक्ट को आप 2 बार रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या मैटर कर जाता है। ये तो इमैटेरियल बात हो गया ना। एक जैसे कि एक ही एलिमेंट को, क्योंकि ये सब कहने का मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट को, अब जैसे सेट में कहिए, अब जैसे मान लो कि घर में एक टेबल है आपके पास, तो एक टेबल को आप 2 टेबल कैसे कह सकते हो, है ना। आप अपने घर में एक टेबल को 2 टेबल कैसे कर सकते हो। तो यहां से भी एक बात निकल के आ रहा है कि ये डिस्टिंक्ट, ये सजावट में नहीं होना चाहिए, कि ये सेम नहीं होना चाहिए। और अगर बाय द वे सेम होता ही है तो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। कि अगर मान लो कि आप टेबल को 2 बार काउंट भी कर लिए तो फिर क्या है, वो और वो सेम होना चाहिए। इसके अनुसार डिस्टिंक्ट नहीं लेंगे। एक पहला एग्जाम्पल दिए, अब इसको हम आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर ये है, ये मान लीजिए कि आप लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ, देखिएगा, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट इन क्लास। बताइए, अब अच्छा लड़का सबके लिए अलग अलग होगा ना। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास, ये सबके लिए अलग अलग, अच्छाई क्या होगा, सब पे अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे फिजिक्स का टीचर गया तो जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा होगा वो उनको अच्छा कह रहे होंगे। जो फिजिकल टीचर होगा, तो जो पीटी टीचर होगा तो वो क्या, जो अच्छे रनिंग करता होगा, अच्छा धावक होगा, अच्छा दौड़ता होगा, अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, तो उसको वो क्या कहेगा कि वो अच्छा स्टूडेंट है। मतलब कि क्या हो रहा है कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबके लिए अच्छाई अलग अलग हो गया ना। तो इसीलिए ये क्या कहता है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि ये सेट नहीं है, लिखेंगे यहां पर, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताइए, तो यहां से वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या आया। वेल डिफाइंड में आया कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास। वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए कि गुड स्टूडेंट, अच्छा अलग अलग। यहां से क्या हो रहा है कि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो कलेक्शन तो ये भी है, लेकिन ये अंदर सेट के अंदर नहीं आ रहा। ये कौन कह रहा है, डिफिनीशन। इसीलिए इस डिफिनीशन का जरूरत पड़ा, इसीलिए क्या बना, ये सेट का डिफिनीशन का हमें जरूरत पड़ा, ताकि हम लोग बातों को एक तरीके से आगे लेके बढ़े ना, एक तरीके से आगे लेके बढ़े। देखिएगा, तो यहां से एक बात समझ में आया कि यहां से एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। नोट करके, नोट क्या है ना, नोट को नोट में नोट करना। फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा कि देयर शुड नॉट बी, देखिएगा इसका, कि देयर शुड नॉट बी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन कह सकते हैं ना, एम्बिग्विटी, या इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, कंफ्यूजन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, है ना। कि जैसे कोई टीचर, देखिएगा अगला एग्जांपल ले रहे हैं, यह हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th,
अब बताइए, आपसे मैं कहूं कि आप क्लास में जाकर देखो कि लड़कियां कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, लड़की देखने जाइएगा भाई, उसमें भी आप गलती कर दीजिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, कि लड़कियों को भी देखने जाएं आप और गलती कर दें, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आपसे पूछे कितना क्लास कितना लड़कियां हैं बच्चा, तो तुम बोलेगा सर 20, पक्का। अब कोई दूसरा कोई जाएगा तो एक भावुक होके 21 थोड़ी ना बता देगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैंने 20, जो भी कोई भी जाएगा, अगर क्लास में ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, अगर क्लास 10th में जा रहा है, वो क्लास 10th में जा रहा है, तो वो क्लास 10 में जाकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि जो उनका क्या होगा, जो उनका क्या कहते हैं उसको, जो लड़कियों की संख्या होगी वो तो फिक्स होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर तो आप गलती नहीं करोगे, तो इसका मतलब है कि किसी को निकालने का, या इंक्लूजन मतलब इंक्लूड से बना है इंक्लूजन, और एक्सक्लूड से बना है एक्सक्लूजन। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। मतलब कि यहाँ पर आप लड़कियों को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, आप जाओगे तो अटेंडेंस उनका सही रहेगा, मामला सही रहेगा। लेकिन गुड स्टूडेंट क्या होगा, कोई बच्चा जब मैथ की टीचर जाएगा तो मैथ के जो अच्छे बच्चे होंगे उसको निकालेगा, बाद बाकी बाहर फेंक देगा। तो वही कह रहा है कि दुनिया का कोई आदमी, देखिएगा मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई आदमी यदि उस कलेक्शन को चेक करता है ना, यदि उस कलेक्शन को चेक करता है तो कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसका जो सेट के अंदर जो एलिमेंट है, सेट के जो अंदर में एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे गुड स्टूडेंट के बारे में कंफ्यूजन है और गर्ल्स के बारे में हमें कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि कितने लड़कियां हैं, सही है। और एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आपने लिख लिया होगा। अब देखना अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, क्या लिखता हूं कि ऑड नेचुरल नंबर लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कितना होगा बताइए, कितना होगा, 1, 3, 5, है ना। ये सब ऑड नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटा है, सही है। अब बताइए, दुनिया का कोई भी आदमी आएगा इस कलेक्शन को देखेगा तो क्या बदल जाएगा, नहीं ना। तो वही कह रहा है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड का, और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब इसके लिए एक रूप दे रहा है, इसके लिए एक तरीका आपके सामने लेके आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये क्या कहता है कि अगला पॉइंट है, हाँ, ठीक है, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंक्लूड मतलब शामिल करने का और निकालने का। जैसे गुड स्टूडेंट में क्या है, हम लोग कुछ अच्छा बच्चा, जो मैथ का अच्छा बच्चा होगा उसको हम शामिल कर देंगे, और जो खराब बच्चा होगा उसको निकाल देंगे, तो उसके अनुसार हमारे गुड स्टूडेंट। अब कोई फिजिक्स वाला आएगा तो क्या करेगा, फिजिक्स वाला बच्चा को गुड स्टूडेंट कहेगा, बाद बाकी को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर कोई भी आदमी आके इस कलेक्शन को चेक करेगा तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कि सबके अनुसार अलग अलग हो रहा है ना, स्टूडेंट अलग अलग गुड स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, और आगे हम बात करते हैं, सही है। चलिए अब देखिएगा, अब क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर सेट कहता है हमसे आपसे। क्या कहता है, सेट कहता है ना कि आप इसको किसमें, सेट इज डिनोटेड बाय, है ना, किससे कहेंगे, करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से डिनोट होगा, कैसे, ऐसे, ठीक है। कि ये सेट किस में डिनोट होगा, करली ब्रैकेट में। इसके अंदर जो भी, जैसे अभी ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 3, 5, है ना, ये डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड है। दुनिया का कोई आदमी आके इसको चेक करेगा तो 1, 3, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो सेट को किससे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट से, ठीक है, सही है। अब यहीं पर नोट करके लिखिएगा कि आज के बाद कि यदि कभी
किसी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में, है ना, एक्सप्रेशन की स्पेलिंग आता है ना भाई, एक्सप्रेशन में, ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन जब क्वेश्चन बनाओगे तो ऑप्शन में यदि करली ब्रैकेट दिया रहे, यदि ये दिया रहे, ये करली ब्रैकेट दिया रहे, तो पहले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, तो उसको सेट बोलेंगे, सेट बोलेंगे, वो क्या होगा, सेट बोलेंगे। ठीक है, सही है, ये हो गया आपका इसका डिनोटेशन। सही, ठीक। अब देखिए, अब सेट में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे तो आप लोग को हम पहले यूज कर चुके हैं, लेकिन तब भी फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ ऐसे, सी को लिख करके ऐसे सी, तो ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, है ना, कि बिलोंग्स टू। जैसे आप अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आपका नाम, क्या नाम ले लें, मान लेते हैं आपका नाम ले लेते हैं, ओके, आपका नाम ले लेते हैं पिंटू। तो पिंटू किस फैमिली को बिलोंग करता है, गुप्ता फैमिली को, तो पिंटू बिलोंग्स टू गुप्ता फैमिली। कोई दिक्कत? अब ये सिंबल किसके लिए हो गया, बिलोंग्स टू का, ये किसके लिए, फॉर ऑल। ठीक है, क्या है, पिंटू, पिंटू क्या है, फैमिली है, पिंटू पी इज फैमिली, फैमिली फॉर ऑल गुप्ता फैमिली, फॉर ऑल गुप्ता फैमिली, है ना। क्या है कि पिंटू क्या है, वो फैमिली है किसके लिए, फॉर ऑल गुप्ता फैमिली। देखिए फॉर ऑल के बदले क्या लिख दिए, उल्टा ए, क्या लिख रहे हैं, उल्टा ए, तो ये फॉर ऑल के हो गया। और दैट इज को ये आई ई को ऐसे लिखा, शॉर्ट में लिखते हैं दैट इज को शॉर्ट में लिखते हैं आई डॉट ई। तो क्या क्या कहिएगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या लिखिएगा, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, देखिएगा जैसे हम लिखना चाहें इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, देन एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, एंड देन एक्स बराबर दैट इज लिखेंगे, दैट इज एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल 2, दैट इज एक्स इक्वल्स टू -2। देखिए दैट इज आंसर, ऐसे लैंग्वेज में यूज करेंगे। सही है, इसे नोट कर लीजिएगा, पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सही है। चौथा, देयर एग्जिस्ट का मतलब कि है ना कि देयर एग्जिस्ट, हम लोग ऐसे बोले, ध्यान दीजिएगा। एक अब क्या कह रहे हैं, इसको नोट कर लिए कि यदि कभी किसी क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में, ऑप्शन में यदि कर्ली ब्रैकेट दिया रहे तो उसको सेट बोलेंगे। सही है, डिनोटेशन ये है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये बात हो गया। अब देखिएगा, ये नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्या है, एग्जाम्पल है देयर एग्जिस्ट क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए ऐसे कहीं कहीं लिखा लिख जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ऐसा कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू -2 and 2। अगला एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा जो भी होगा। सही है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है वो बताइए, देयर एग्जिस्ट के बदले आप इसको लिख लीजिए। सही है, ठीक। अब देखिए, तो ये चीज देखें, तो यहां से अब तक आप ये कलेक्शन में आप एग्जाम्पल दिए, आपको एक सेट का एग्जाम्पल दिए, तो यहां से आपको बात क्लियर हो गया होगा कि अच्छा जो सेट है इसका यूज कहीं पर भी हो सकता है ना। देखिए ध्यान से, सेट का यूज देख रहे हैं हम लोग, है ना, यूज ऑफ सेट जो आपका आने वाला चैप्टर है उसमें कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए सेट से ही क्या बनता है, रिलेशन बनता है, रिलेशंस। ठीक है, और इससे फिर क्या बनता है, रिलेशंस का ही पार्ट है कौन, फंक्शन, इसका पार्ट है फंक्शंस। सही है, और ये इसमें भी, और इसको मिलाकर के कहीं अलजेब्रा में आ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी में यूज हो जाता है, किसमें, प्रोबेबिलिटी में, है ना। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पी एंड सी, पी से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सी लिख रहे हैं। ठीक है,
तो ये फंक्शन में यूज हो जाएगा, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको बात समझ में आ रहा है कि इसका यूज एक बहुत बड़ा यूज है ना, मात्र सिंबल के रूप में, मात्र एक लिखावट के रूप में, जो आपको जैसे ही दिखे कर्ली ब्रैकेट दिखेगा तो उसको आप क्या समझिएगा कि वो सेट है। अब सेट का एग्जाम्पल लिखिएगा, कुछ कुछ लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेट का एग्जाम्पल जैसे, अब सेट में सिंबल, सेट एंड सिंबल, अगला टॉपिक का नाम दीजिएगा सेट एंड सिंबल, सेट एंड सिंबल, ठीक है। अब सेट के साथ उसको सिंबल कैसे करेंगे, जैसे पहला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे डिनोट करेंगे, आप लोग को पता है किससे डिनोट करते हैं, एन से, है ना। द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, उसको किससे, आर से। फिर तीसरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको किससे, सी से, ऐसे। फिर सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर क्या हो गया, फिर पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, तो पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे आर प्लस। निगेटिव रियल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे आर माइनस, सही है। और क्या, और कुछ बच गया, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर कैसे कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको आई से नहीं तो जेड से भी डिनोट किया जाता है ना, उसको ऐसे जेड से भी डिनोट किया जाता है, ये इंटीजर्स हो गया। और क्या है बचा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को किससे, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसको क्यू से। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर को कैसे करेंगे, तो क्यू प्लस से। उसी तरह से सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर को क्यू माइनस से, क्यू के माथे पर, उसके माथे पर क्या है, प्लस लेना है, उसके माथे पर क्या लेना है, प्लस लेना। तो ये बातें हो गई, सही है। अब सेट ऑफ क्या लिखिएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को, उसको किससे डिनोट किया जाता है, क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, उसको किससे डिनोट करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस, है ना, क्यू डैश प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये एग्जाम्पल है, जो देखिए इसके लिए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, मतलब पूरा न लिख करके सिर्फ एन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आर प्लस बोल देंगे, आर माइनस बोल देंगे, आई बोल देंगे, जेड बोल देंगे, है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो ऐसे ऐसे सिंबल को हम लोग को सीखते रहना है, ठीक है ना। और ये सब तो आपको एक एक चीज़ को बताया है ना, जब बेसिक हम पढ़ाए हैं पूरा डिफिनीशन, तो ये इसको बताया ना कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेट का और एग्जाम्पल जान रहे हैं, इस सेट का और एग्जाम्पल आपसे बताने जा रहे हैं आपको कि क्या होगा। जैसे अब कलेक्शंस को आपको कहिएगा ना कि कोई कलेक्शंस को सेट होगा या नहीं होगा, बस ये कैसे कोई कलेक्शंस को सेट कहिएगा या नहीं कहिएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन, अब क्या होगा देखिएगा, ये सब कलेक्शन सेट होगा, क्यों सेट होगा देखिएगा। जैसे ऑड नेचुरल नंबर कहता है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। द रेशियो, द रिवर्स इन इंडिया, ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है, द रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जो नदियां हैं उसका। तो बताइए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये क्या होगा, कोई भी आकर के इसको चेक करेगा तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 3 5 7 9 ये होगा। रिवर्स इन इंडिया, जो भी नदियां हैं वो भारत में फिक्स है, अनगिनती तो नदियां हैं नहीं कि कोई और आएगा तो अलग गिन लेगा, हम आएंगे तो अलग गिन लेंगे, आप आ जाइएगा तो अलग गिन लीजिए, तो क्या हो गया, ये सब सेट का एग्जाम्पल है। अगला का है अगला लिखिएगा द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो क्या होता है, AEIOU। अब दुनिया का कोई आदमी आएगा तो इसको क्या करेगा, चेक करेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सही है। फिर क्या है या अगला बताइएगा कि बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो ये देखिए,
तो बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, कलेक्शन या करें कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ द रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये सेट नहीं होगा क्योंकि बेस्ट प्लेयर सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। हाँ, ऐसा मत सोच लीजिएगा बेस्ट प्लेयर में विराट कोहली, आपके लिए विराट कोहली, मेरे लिए विराट कोहली, किसी और के लिए नहीं होगा भैया, किसी और के लिए रोहित शर्मा होगा। ठीक है ना। तो एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि जब भी गुड, बेटर, बैड, बेस्ट, मतलब कि यदि कोई कलेक्शन आया, ध्यान दीजिएगा कि कलेक्शंस में यदि कोई एडजेक्टिव लग रहा है, यदि कोई, देखिए थोड़ा सा ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए आपको, कि यदि कोई एडजेक्टिव लग रहा है तो आप वहां पर रुक जाना, है ना। कोई एडजेक्टिव है, मतलब कोई उसमें विशेषता आ रहा है ना, कलेक्शन गुड, बैड, बुरा, अच्छा, धनी, रिच, लाभ हानि, ठीक है। तो ये सब लाभ हानि कह रहे हैं, तो लोभी, है ना। तो ये सब चीज़ें, अब किसी के लिए, हम आपके लिए लोभी हो सकते हैं, हम जाहिर सी बात है आपके लिए लोभी हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ें मैथमेटिक्स, मैं आपको सबसे अच्छे से मैथमेटिक्स सिखाऊं, ठीक ना। तो क्या हो गया, और किसी के लिए नहीं हूँ लोभी, है ना, तो वो भी हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं सर लोभी नहीं है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो कलेक्शन में यदि कोई एडजेक्टिव लगा रहेगा तो आप क्या चेक कीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा, उसको चेक इट, है ना, चेक इट। ठीक है, बात खत्म। अब लैंग्वेज में अब बार बार, अब देखिए बहुत सारे बच्चे को जो भी हिंदी माध्यम से पढ़ के आए हैं या इंग्लिश माध्यम से भी जो बच्चा 10th पास करके आया है, उसको लैंग्वेज में बहुत दिक्कत होगा, है ना, उसको लैंग्वेज में बहुत दिक्कत होगा। तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, उसको बार बार रीडिंग डालिएगा और पढ़िएगा। कौन सा, एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, इसको रीडिंग डालना है। किसको डालना है, रीडिंग डालना है, सही है। और बनाना कौन सा है, बुक, एक बुकलेट उठा लीजिए, कोई बुकलेट उठा लीजिए, एलएन, है ना, एलएन उठा लीजिए, फिटजी, रेजोनेंस, जिसका आप अवेलेबल कर सकते हैं, रेजोनेंस, फिटजी, क्या हो गया, न्यूक्लियस, फिर किसी का, कि कोई भी एक रिनॉन्ड कोचिंग है ना, उसका मोशन, ठीक है। ये कोई भी इंडिया का कोई भी किसी का भी बुकलेट ले लीजिएगा, सेकंड हैंड लीजिएगा ना, सेकंड हैंड ले, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर ऐड कर देता है, 2-4 क्वेश्चन ऐड कर देता है, और बाकी जो बात बचेगा वो तो हम बताएंगे, ठीक है। ये इसमें से कोई एक बनाना है, और हम तो आपको प्रेफर करेंगे रेजोनेंस का मैथमेटिक्स, या न्यूक्लियस का, या बंसल क्लासेज। अब तो बंसल क्लासेज उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन इसका बुकलेट ठीक अभी भी सही रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए ये है, सही है। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये एनसीईआरटी बुक ये बनाना है, और बुक रखना है कौन सा, सिंगेज अलजेब्रा, ये खरीद लीजिएगा, अलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, ये बुक रखनी है, सिंगेज अलजेब्रा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से कोई एक बुक उठा लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका IIT JEE एडवांस के लिए, कोई दिक्कत, सही है। अब लिखिएगा टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, टाइप्स ऑफ अ सेट नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा। अब देखिएगा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में, उसके पहले हम लोग 2-3 नोट पॉइंट जो आपकी आम भाषा में कुछ बच्चों को काम आएगा इसके लिए, है ना, ताकि आपको लैंग्वेज में भी, ताकि देखिए एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो वहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हम मटेरियल निकाल कर उसमें से ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट से, ठीक है। और तो नोट लिखिएगा यहाँ पर, नोट क्या है, पहला पॉइंट है, नोट क्या है कि ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स और इसको मेंबर्स, है ना। किसी सेट के जो अंदर एलिमेंट होगा उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं। फिर क्या है
कि सेट को देखिएगा, दूसरा कि सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, है ना, बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम लोग प्रायः किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा कहता है द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, द एलिमेंट्स, है ना, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर, है ना, है ना। ये मतलब कि प्राय है ना, यूजुअली, है ना, नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट आप किसी तरीका से कर सकते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल्स है, देखिएगा कि A बराबर ABCDE। अब इसको चाहे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलें और क्या बोलें, एलिमेंट बोलें, एलिमेंट्स बोलें या मेंबर्स बोलें, सब क्या है, बात बराबर है। सही है, नोट कीजिएगा इस चीज को, सही है। अब ये तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। सेट के अंदर वाले को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स, और सेट को जनरली, मतलब है ना, जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेट का डिफिनीशन क्लियर है, सेट का अंदर का रिप्रेजेंटेशन अभी आपको बता रहे हैं ना, फिर रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इसको दो प्रकार में बांटा गया है, वो भी आगे बताएंगे। लेकिन तत्काल जो एकदम बेसिक बात है, वो नोट करने वाली बात है, वो लिख ले रहे हैं। फिर कहता है, देखिएगा ये सब तीनों इक्विवेलेंट बात है। ये देखिएगा, कहता है कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, या A belongs to set A, A belongs to set A, या A belongs to set A। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। क्या कहता है कि A सेट A का एलिमेंट है, या A सेट A को बिलोंग करता है, या A बिलोंग्स टू A। ये तीनों क्या हो गया, एक ही बात है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब उसी का उल्टा लिख लीजिए कि A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, है ना, एलिमेंट ऑफ सेट A। उसको कैसे बोलेंगे, है ना, बोलेंगे A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, बिलोंग्स टू सेट A। और कैसे बोलेंगे इसको, A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत, कि A सेट एलिमेंट को सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ए सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा गया है, स्टेटमेंट बाय ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक बात है, नोट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। बताइए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं सेट के बारे में। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो अंदर के जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और दूसरा, करली ब्रैकेट में देखेंगे तो उसको सेट कहेंगे। और क्या बोले, और क्या बोला हमने कि अच्छा, और क्या बोला आपको, और ये बिलोंग्स टू का साइन, फॉर ऑल का साइन, ये बताया आपको। सही है। और क्या फिर सबसे खूबसूरत बात की, सेट को चेक करने के लिए किसी कलेक्शन को चेक करेंगे तो दुनिया का कोई आदमी आकर उस कलेक्शन को चेक करेगा तो उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो वो सेट कहला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सही है, आगे बढ़ते हैं। और इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, लैंग्वेज वाइज ऐसे बोलेंगे कि A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, इट डज नॉट बिलोंग्स टू A। लैंग्वेज वाइज ऐसे, मैथमेटिकली ऐसे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, फिर से, है ना, ये सब डिनोटेशन है, ये सब छोटी छोटी बात है ना। अब जो सेट अपने से दो टाइप का डिफाइन कर रहा है, वो देखिएगा क्या कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखिएगा, देखिए यहीं से आपको पता चलेगा ना कि हम मैथमेटिक्स इसको सेट को दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक है बर्गर फॉर्म, एक है बर्गर, इसको कहिएगा पिज्जा बर्गर फॉर्म, पिज्जा बर्गर फॉर्म। ठीक है, ये बर्गर फॉर्म बोलिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और एक रहेगा दीवार फॉर्म, है ना, दीवार, वही अमिताभ बच्चन वाला। सही है। देखिएगा बर्गर फॉर्म क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब दीवार फॉर्म कौन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। बताइए, इसको ना बिल्डर से दीवार ला रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। या और प्रॉपर्टी मेथड, इसको और क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी मेथड, माने इसके गुण में, है ना। दीवार मूवी में आप वो डायलॉग याद है ना, कि वो जो घर था उसमें उसकी माँ ने ईंटें ढोया था, वो ऐसा कुछ अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलता है ना। तो उसके गुण, वो बिल्डिंग में क्या था, वो गुण के आधार पर था। ठीक है, आप इसको दीवार फॉर्म या बिल्डिंग फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इससे याद रह जाएगा। बर्गर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब देखिएगा रोस्टर फॉर्म आ गया, और दो प्रकार का होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा तो रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, पहला पॉइंट लिखिएगा, रोस्टर फॉर्म क्या कहता है। सो ध्यान दीजिएगा कि रोस्टर फॉर्म कहता है कि आप हमको करली ब्रैकेट में डालो। क्या डालो, करली ब्रैकेट में डालो। ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो करली ब्रैकेट में जैसा ही ये डाल रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा ही ना। क्या करता है कि दो बर्गर में क्या करता है कि दो ब्रेड लेता है, उसके बीच में क्या वो जो भी मटेरियल डालना रहता है वो डाल देता है, और ऊपर से वो ऐसे दबा देता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट सजा देते हैं, और क्या करते हैं कि इसको करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, बर्गर फॉर्म। ठीक है, तो लिखता है कि पहला लिखिएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसी चीज को अब लिखवा रहे हैं, ये करली ब्रैकेट को, कि द एलिमेंट्स आर, दो पॉइंट लिखिएगा, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज, है ना, कि एलिमेंट्स को सेपरेट अलग अलग कैसे दिखाते हैं, कॉमाज से। ठीक है, एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, विद इन करली ब्रैकेट। डायरेक्ट लिखिए करली ब्रैकेट। जैसे करली ब्रैकेट कैसे, ऐसे और ऐसे, ये कॉमा से A B C D E। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उसके अंदर का एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। इसके अंदर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सही है। अब क्या कहता है कि एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एलिमेंट्स मस्ट बी, बल्कि यहां लिख लीजिए कि एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये अलग से लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होता है वही तो सेट होता है ना, और सेट का ही क्या है ये फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कुछ, अब आप लोग कीजिएगा ना, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कि इसमें तो बस सिंपल जो कलेक्शन दिया है उसमें से एलिमेंट निकालो, उसको कॉमा में लिख दो और करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। सही है, देखिएगा बस एकदम छोटा बात है। सही है, एग्जाम्पल है। और अगर मान लीजिए कि इसको अल्टा ये लिख दे, मान लें कि ये सेट है और ये बी सेट है, इसको ऐसे भी लिख दे तो भी कोई बात नहीं, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कि ऑर्डर इंपॉर्टेंस कहने का मतलब कि जिस वे में ये सजाया गया है, ए को यहाँ, आप यहाँ पर ये ए को लिख दिए, तो क्या हो गया, ये सेट और ये सेट क्या है, बराबर है। कोई मतलब नहीं है कि आप ए को इधर लिखें या इधर लिखें, कोई उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, मेनली करली ब्रैकेट होता है, एलिमेंट कॉमाज से अलग अलग लिखे होते हैं, बस बात खत्म। सही है, अब एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल, ये सब आप लोग अपने से कर लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। देखिए आ ही गया। ठीक है, पहला। फिर दूसरा क्या है, जल्दी बनाइए इसको, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स कैन
ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, जल्दी बनाइए, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखिएगा अगला लिखिएगा द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। क्या हो गया इसका आंसर कि क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 3 5 7 9, ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और डॉट 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 ऐसे कर देंगे, और इंग्लिश में ऐसे, इंग्लिश में कह रहे हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है। बताइए अब बोल रहा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर तो आपको क्या पता है ना कि इस लाइन पर सभी जो भी इस लाइन पर संख्या है वो सभी क्या है, रियल नंबर। ये प्लस इन्फिनिटी से और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे संख्या हैं, वो सभी रियल नंबर है। तो यहां से एक बात कंफ्यूजन करके आया, इसको ऐसे ये खतरा वाला निशान है, ठीक है, कि एक बात में समझ में आया कि हम लोग सभी कलेक्शन को हम लोग क्या, या सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और रियल नंबर के पास कितना संख्या है इसके पास, जैसे नेचुरल नंबर के पास इनफाइनाइट, तो इस पर कितना संख्या है, इनफाइनाइट, है ना। तो यहां से एक बात और समझ में आया कि इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से एक बात समझ में क्या आया कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत, आगे हम लोग इसको नोट करेंगे जब इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तत्काल के लिए एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, अगला लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब दीवार बनाना है। दीवार बनाने के लिए तो ऐसे काम चलता नहीं है ना। दीवार बनाने के लिए क्या होता है, एक क्या जरूरत होता है, एक ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है, छड़ की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी मेथड है ना, कि जैसे दीवार प्रॉपर्टी को क्या बोला कि इसके लक्षण पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे लिखा जाता है। देखिए ये क्या कहता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, और आप इसके गुण के आधार पर बताइए। चाहे तो आप इसको ऐसे कॉलन दीजिए, इसको क्या बोला जाता है, कॉलन, 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 ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या है, कॉलन। जैसे इसको डॉट बोलते हो ना, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉलन, और इसको सेमीकोलन, इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। द एक्स सच दैट एक्स इज फलाना ढिमका, एक्स इज फलाना ढिमका, क्या बोलेंगे कि एक्स इज फलाना ढिमका क्या है। अब इसके बारे में जैसे देखिएगा, समझ लीजिए पहले ना, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे किताबी भाषा में कि एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज फलाना ढिमका। जैसे द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जो अभी लिए हैं एग्जांपल, नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड लेस देन 10। बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि x, और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू, किसके लिए, 1 3 5 7 आएगा, n 0 है ना, n = 0, 0 डालेंगे, n की जगह 0 डालेंगे तो 1, फिर 1 डालेंगे तो 3, और 2 डालेंगे तो 5, और 3 डालेंगे तो 7, और 4 डालेंगे तो 9। बताइए, है ना, ऐसे लिख लिए। तो ये पूरा लैंग्वेज ना लिख करके ऐसे, या ये कॉलन के बदले, ध्यान दीजिएगा, ये कॉलन के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल लाइन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ये क्या है, एक सेट है, ये क्या है,
एक सेट है। और कैसा फॉर्म है इसका? सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x बराबर 2n + 1 n 0 1 2 3, ठीक। और इसको लिखने का तरीका x कॉलन x बराबर इसके, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जनरली x, ठीक है। क्या लिखा, क्या किया गया है कि जितना ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा है उसको क्या मान लिया गया? x। सही है। ये x बहुत तंग करता है ना हो, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है, समझ रहा है ना x, ठीक है। और x बराबर 2n + 1, x बराबर, फिर इसके बाद यहां क्या किया जाता है? देखिएगा ध्यान से, क्या किया जाता है कि एलिमेंट्स को जनरलाइज किया जाता है ना। इसमें क्या किया जाता है? एलिमेंट्स को जो लेस देन 10 था, अब कौन कौन होगा 10 ये नहीं, उसको मान लिया x। उसके बाद लिखता है सच दैट, x मान लिया, उसके बाद कॉलन देता है, वो लिखता है x बराबर सच दैट x बराबर 2n + 1, पहले x मान लेता है, फिर उसके गुण के आधार पर यहां पर डिफाइन करता है, ठीक है। अब हम लोग अब जो यहां लिखवा रहे हैं पॉइंट्स, उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। पहला कहता है कि each element is generalized as variable x, है ना। क्या करता है कि उसको सभी एलिमेंट को x के रूप में जनरलाइज कर लेता है। एंड देन सेमीकोलन, क्या है? सेमीकोलन और अ वर्टिकल लाइन, ये रहता है, और अ वर्टिकल लाइन, ऐसा वर्टिकल लाइन, द प्रॉपर्टी, है ना। क्या इसके बाद क्या होता है? इसके प्रॉपर्टी, x के बारे में जो आप लेस देन 10 माने हैं उसके बारे में क्या बतलाता है? इसके बारे में गुण बतलाता है, इसके लक्षण बतलाता है कि ऑड है, इवन है, सिंपल नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, रियल नंबर है, तो वो किसके बाद? ये कॉलन के बाद होता है। सही है, लिखिएगा देन, ठीक है, ऑन अ देन कॉलन और अ वर्टिकल लाइन which defines the प्रॉपर्टी किसको? ये क्या करता है? जो किसको डिफाइन करता है? इसके बाद ये सेट का प्रॉपर्टी क्या करता है? डिफाइन करता है यहां पर, which defines the property of, इसको ये मिटा दीजिए अब, which defines the property of a set। ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आया बात समझ में? और यह ध्यान दीजिए, और ऑफ अ सेट, ठीक है, कि वो सेट के बारे में बतलाता है और किसके फॉर्म में लिखा रहता है यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो ये भी लिख लीजिए, विच डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वो किसके रूप में लिखा रहता है? x के रूप में, x को लिखा रहता है x बराबर 2n + 1, x बराबर 2n, जब ये अगर इवन होता तो x बराबर 2n लिखते, अगर n बराबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर होता तो, ठीक। सही है, ठीक। ये डेफिनेशन नोट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया क्या? सही है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सेमी कॉलन करते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिएगा, तो अब हो गया अपना क्या, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ले लें, जैसे लिखेंगे, है ना। तो बर्गर फॉर्म हो गया ये, और ये दीवार फॉर्म, एक तरह से सीधा है ना, कि रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में। जैसे पहला एग्जांपल में ले लीजिए, क्या लिखिएगा कि जैसे ये x such that x equals to 2n for n belongs to नेचुरल नंबर या होल नंबर ले लीजिए। तो ये क्या है बताइए? ये तो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, x बराबर 2n और n बराबर w। तो इसका मीनिंग समझिए, उल्टा समझिए। ऐसे तो ठीक है, लिख लेंगे, देखिएगा उल्टा कहने का मतलब वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसके बारे में सेट में बताइए। तो क्या लिखा हुआ है? दिस सेट ऑफ, क्या बोलिएगा? दिस सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नेचुरल नंबर। सही है, पहला एग्जांपल। 10 फिर लिखिएगा, x बिलोंग्स टू सच दैट px, सच दैट
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर एक्स बराबर अल्फा कॉमा बीटा। बताइए तो क्या है अल्फा कॉमा बीटा, एक्स अल्फा बीटा, ठीक है। जहां पर तो ये क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0, जहां पर क्या है अल्फा और बीटा डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे द सेट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर आपको ऐसे लिखे द सेट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ऐसे क्या कीजिएगा, इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना, एक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा, या और ज्यादा बेटर रहता कि इसको आप पहले लिखते और इसको बाद में लिखते। क्या लिखते कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स बराबर अल्फा बीटा है जहां पर ये इसको सेटिस्फाई करता है। द सेट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? और क्या था रोस्टर फॉर्म में क्या लिए थे? और जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, तीसरा नंबर, जैसे आप देखिए इसको लिखिएगा एक्स सच दैट, ये कॉमा ले लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या है द सेट ऑफ रियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल द सेट ऑफ रियल नंबर लिखा हुआ है। और चौथा क्या इसे लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे एक्स, और क्या कैसे लिख दें एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सुंदर लिखना है तो एक्स बराबर पी वेयर कॉमा पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक्स सेट ऑफ रियल नंबर और नेचुरल नंबर को लिख देंगे एक्स बराबर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहां जो रहता है, देखिए पूरे नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है एक्स मान ले रहा है, और फिर एक्स बराबर क्या इसके आधार पर लिख रहा है एक्स बराबर एन, और एन को किसके कहा दे रहा है कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताइए कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ सेट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बहुत जल्द क्या करेंगे इसको ख़त्म करेंगे सेट को। और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि यह सिर्फ सिंबल है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, सही है। जैसे अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, सही है, ठीक। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।